हेलो दोस्तों। आज हम लोग विंटर 2023 का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और जीटीयू के उस क्वेश्चन पेपर में जो सिलेबस में था और करंट सिलेबस में नहीं है या फिर करंट सिलेबस में नहीं है, वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। कंपेयर थ्री कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। दोस्तों हमको पता है ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ये डायग्राम कॉमन बेस का है, ये डायग्राम कॉमन कलेक्टर का है, कॉमन एमिटर का है और ये कॉमन कलेक्टर का है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर के साथ में कॉमन दिया गया है। और इस प्रकार आपको तीनों डायग्राम ड्रॉ कर देने हैं। और आपको एक टेबल याद रखना है दोस्तों, जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ पैरामीटर कंपेयर करता है। टोटल 4 पैरामीटर्स है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन और पावर गेन। तो आपको याद कैसे रखना है दोस्तों? इनपुट रेजिस्टेंस के लिए 1 2 3, आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए 3 2 1, करंट गेन के लिए 1 हाई हाई और पावर गेन के लिए आप रखोगे 2 3 1। क्यों 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? ये वेरी लेस है, ये मीडियम है, ये हाई है। तो 1 2 3, ये हाई है, ये मीडियम है, लो है। तो 3 2 1 और ये लेस देन 1 है। आपको ये नंबर याद रखना है, हाई और हाई दोनों सेम है। और पावर गेन के लिए 2 3 1, क्योंकि ये मीडियम है, ये हाई है और ये लो है। तो ये हुआ 2 3 1। 3 माने हाईएस्ट और 1 माने लोएस्ट। लेकिन आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के वक्त। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जाम में अगर वक्त बचाना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड दोस्तों हमको पता है कि पीएन ओके, यहाँ पे नेटवर्क लॉस था। जब भी प्रेजेंटेशन में नेटवर्क लॉस होगा तो हम वापस टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे दोस्तों हमको सिर्फ फॉरवर्ड बायस ही लिखना है और रिवर्स बायस नहीं एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपको पूछा है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड का मतलब होता है डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन, और डायोड के नेगेटिव से, डायोड के मतलब कैथोड से बैटरी का नेगेटिव, पी टू पी और एन टू एन कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। और डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। हमको पता है कि पी टू पी और एन टू एन हमारा फॉरवर्ड कनेक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस। तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन में जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये एक तरह का फील्ड क्रिएट करते हैं। और हमारा फॉरवर्ड बायस है, ये फील्ड के ऑपोजिट फील्ड वोल्टेज देता है। इस वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो ये फील्ड वोल्टेज रिड्यूस होता है, और अगर और बढ़ाया जाए तो ये फील्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है, डिप्लेशन रीजन आपका ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसको फॉरवर्ड ब्रेकडाउन कहा जाता है। इसका मतलब आपका डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज में कुछ वोल्टेज तक वहां पे कंडक्ट नहीं करेगा और कुछ वोल्टेज के बाद में कंडक्ट करेगा। सिलिकॉन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.4 वोल्ट है। तो ये आपका ग्राफ है, आप ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज में यहाँ पे एक वोल्टेज तक ये जीरो कंडक्शन है और कुछ वोल्टेज के बाद में कंडक्ट होना शुरू होता है। आपको एग्जाम में सिर्फ फॉरवर्ड ही पूछा जाए तो यहाँ पे फॉरवर्ड ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। डायग्राम ड्रॉ करना है और मैं जो सेंटेंस कह रहा हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हैं। डिराइव रिलेशनशिप अल्फा डीसी और बीटा डीसी। हमारा डीसी करंट गेन के लिए हमारा 7 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो 100% आपको ट्राई करना है और लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही कम वक्त में ज्यादा मार्क्स देता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कलेक्टर करंट और इमीटर करंट के रेशियो को डीसी करंट गेन कहते हैं, और कॉमन कलेक्टर के लिए कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो को डीसी करंट गेन कहते हैं। देखिए दोस्तों, कॉमन बेस के लिए अल्फा डिफाइन होता है और कॉमन कलेक्टर के लिए बीटा डिफाइन होता है। आपको याद ऐसे रखना है, अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ई और बीटा है, बीटा इज इक्वल टू सी बाय बी। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा और आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाओगे।
कॉमन बेस के लिए अल्फा डिफाइन है और बीटा डिफाइन कॉमन कलेक्टर के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे ये पूछा नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन अल्फा और बीटा, तब आपको ये याद रखना है। लेकिन सिर्फ अल्फा और बीटा पूछा तो वहां पे चेंज आएगा और यहाँ पे डेल्टा आएगा, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई, क्योंकि एसी करंट गेन के लिए आपको डेल्टा लिखना पड़ता है। तो आपको अल्फा डीसी पूछे तभी ये लिखना है, अगर नहीं पूछा तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई, और इसी प्रकार यहाँ आपको रिफ्लेक्ट करना है चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन बेस करंट, एसी के रेफरेंस में आपको अगर पूछते हैं तो लिखना है। तो आइए मेन टॉपिक पे जाते हैं कि डेरिवेशन आपका है। हमको पता है एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट को अगर हम एक तरफ लेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, और हमको बीटा का इक्वेशन पता है आईसी बाय आईबी। तो आईबी की ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है सी माइनस ई, आईसी माइनस आई यहाँ पे रखेंगे, इसको एमीटर करंट से डिवाइड करेंगे तो आईसी बाय आई, आई बाय आई, आईसी बाय आई, और आईसी बाय आई हमको पता है अल्फा डीसी है। तो अल्फा डीसी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डीसी। आपका आधा इक्वेशन हो गया 3.5 मार्क्स 7 में से खत्म। तो ये यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में आपको बीटा मिल गया। अभी बीटा के फॉर्म में अल्फा को लेना है तो इसको सामने ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा डीसी माइनस अल्फा डीसी इंटू बीटा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी हो जाएगा। एक तरफ अल्फा डीसी वाले टर्म को ले लेंगे और कॉमन निकालेंगे अल्फा डीसी। तो अल्फा डीसी हमको मिलेगा बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर एग्जाम में इसको देखते हो तो फौरन ही इसको कीजिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल मार्क एनकेश कर पाओगे और कोई गलती नहीं होगी। और लेकिन इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा डीसी और बीटा डीसी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा, क्योंकि आप अगर ये आपका रिवीजन है और आपको अगर डिटेल में टॉपिक समझना है तो हर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको रिफर कीजिएगा। राइट द नेसेसिटी ऑफ फिल्टर, फिल्टर की क्यों जरूरत पड़ती है, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड एक्सप्लेन पाई फिल्टर। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये 7 मार्क्स का है और इसके ऑप्शन में अल्फा डीसी बीटा डीसी वाला है। तो एग्जाम में अगर आपको चांस मिले दोनों ऑप्शन में तो अल्फा वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो आपका वक्त बचेगा। अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों यहाँ पे फिल्टर क्यों चाहिए कि कुछ डिवाइस है उनको वर्किंग के लिए प्योर डीसी चाहिए, लेकिन जब हम रेक्टिफिकेशन से एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं तो प्योर डीसी नहीं मिल पाता, इस वजह से फिल्टर की जरूरत पड़ती है, ऐसा हम लिखेंगे। टाइप्स ऑफ फिल्टर स्टेट लिखा है तो सिर्फ लिखना है कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर। और यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन पाई फिल्टर। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फिल्टर होता है वो एक्सप्लेन एनीवन कहते हैं, तो आपको अपनी जो भी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से लिखना है। पाई फिल्टर का डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सिंपलेस्ट डायग्राम है। यहाँ पे मैंने डायोड वगैरह नहीं ड्रॉ किया तो आपका वक्त बचता है, आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो वर्किंग समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि ये पाई क्यों कहा जाता है। इस प्रकार के फिल्टर को दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर को पाई फैशन में जोड़ने से बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये पाई शेप दिख रहा है, इसी वजह से इसको पाई फिल्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे जब एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है तो आउटपुट में जितना भी एसी रहता है, ज्यादातर एसी कंपोनेंट C1 से ग्राउंड हो जाता है और बाकी का आगे जाएगा, और बाकी रहा कंपोनेंट इंडक्टर से पास होकर C2 में जाके ग्राउंड हो जाएगा। इसी वजह से आपको C2 के अक्रॉस प्योर डीसी मिलेगा, और C2 और हमारा आउटपुट लोड रेजिस्टेंस पैरेलल है, इसी वजह से हमको प्योर डीसी आउटपुट मिलता है। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। मैक्सिमम एसी कंपोनेंट C1 से ग्राउंड हो जाएगा, बाकी बचा वो एसी कंपोनेंट इंडक्टर से आगे जाके कैपेसिटर में C2 में ग्राउंड हो जाएगा। इसी वजह से C2 के अक्रॉस आपको प्योर डीसी मिलेगा, जो आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज प्योर डीसी मिलेगा। तो ये आपको इस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन। दोस्तों दोनों ही रिवर्स बायस है, लेकिन फर्क इतना है, एवरेज ब्रेकडाउन नॉर्मल डायोड में ऑब्जर्व होता है और जेनर ब्रेकडाउन जेनर में होता है, जेनर डायोड में। तो जब नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस दिया जाता है तब क्या होता है दोस्तों, हमको पता है तब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ता है और क्या होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दूसरे जो चार्जेस है उससे कोलाइड करेंगे। तो उस कोलाइड होने की वजह से जहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर जनरेट हो जाएंगे, और इस वजह से वहाँ पे एक चार्ज का फ्लड आ जाएगा। इसी वजह से डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा रिवर्स बायस में, जो नहीं होना चाहिए। तो इसी को एवलेंच ब्रेकडाउन कहा जाता है। एवलेंच का नॉर्मल मतलब फ्लड होता है, इसी वजह से इसको एवलेंच ब्रेकडाउन कहा जाता है। एक दो माइनॉरिटी चार्ज गए रिवर्स में और दूसरे से कोलाइड किए दूसरे चार्जेस से, और वहां पे फ्री चार्जेस की वजह से एक फ्लड आ जाता है चार्जेस का, जिसे एवलेंच ब्रेकडाउन कहा जाता है। डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट होता है, लेकिन एवलेंच ब्रेकडाउन आपके डायोड को ब्रेकडाउन कर सकता है, डैमेज कर सकता है।
और इसका अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज आपका 30 वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका एवरेज ब्रेकडाउन है रिवर्स बायस में जो दिख रहा है। फॉरवर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिवर्स की ही बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर डायोड जो होता है दोस्तों, तो वो स्पेशल डायोड होता है जहाँ पे डोपिंग ज्यादा होता है, उसको रिवर्स में ऑपरेट करने के लिए ही बनाया गया है। और वो डोपिंग की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी रिवर्स बायस आप जब आप देते हो तो कुछ वोल्टेज लेवल पे डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है और कंडक्ट हो जाता है। लेकिन ये डायोड आपको मार्केट में मिलेगा रिवर्स वोल्टेज के रेटिंग के साथ में। अगर 6 वोल्ट का आप जनरल ब्रेकडाउन देते हो तो रिवर्स में 6 वोल्ट में वो ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायोड कंडक्ट हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, जो हम आगे के कभी चैप्टर आप देखोगे तो आपको मिलेगा। तो ये ब्रेकडाउन को जेनर ब्रेकडाउन में कहा जाता है। नॉर्मल ब्रेकडाउन हमारा जो नॉर्मल डायोड में होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 वोल्ट पे होता है जो डायोड को डैमेज करेगा। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन 5-6 वोल्ट या डायोड के रेटिंग के अकॉर्डिंगली होता है। इस वजह से जेनर डायोड को ब्रेकडाउन होता है लेकिन डैमेज नहीं होता। तो नॉर्मल डायोड को रिवर्स में ऑपरेट नहीं करते हैं, जेनर डायोड को रिवर्स में ऑपरेट करते हैं। तो ये आपका जेनर ब्रेकडाउन आपका एवरेज से कम वोल्टेज पे मिलता है। मान लीजिए अगर 5 वोल्ट का आपका डायोड जेनर डायोड का रेटिंग है तो 5 वोल्ट में रिवर्स में कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल डायोड को अगर आप ऑपरेट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 30 वोल्ट पे आपको कंडक्ट करना पड़ता है। तो ये आपका जेनर और एवरेज ब्रेकडाउन हो गया। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे जो क्रक्स है, जो उसके बेसिक है, जो आपको पता होना चाहिए वही बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन ब्रिज रेक्टिफायर गिविंग नेसेसिटी वेवफॉर्म, नेसेसरी वेवफॉर्म। दोस्तों आपको पता है कि आगे कुछ देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंटर टैपिंग वाला रेक्टिफायर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि 4 डायोड यूज होते हैं। नॉर्मल फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो सेंटर टैपिंग वाला होता है, वहाँ पे 2 डायोड होते हैं। तो यहाँ पे एक वक्त में 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, D1 और D3। देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म में दिखता है, और सेकंड में D2 और D4। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मर होता है नॉर्मल यूज होता है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए ये ए टर्मिनल है, ऊपर का टर्मिनल नीचे का टर्मिनल से अगर पॉजिटिव है तो ए डायोड D1 यहाँ पे मान लीजिए लोड में प्लस टू माइनस, और वापस D3 और D3 से बैक टू ट्रांसफॉर्मर का ए टर्मिनल। तो ये पूरा ऐसे साइकिल बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए डायोड 1 एक्स वाई, D3 बी और ए। D3 ये बी टर्मिनल है, बी और ए। तो इसी प्रकार फॉरवर्ड बायस में D1 यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका ए जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका जब आएगा तब ए टर्मिनल बी से ज्यादा पॉजिटिव है, इस वजह से D1 और D3 कंडक्ट होंगे। मान लीजिए अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो पॉइंट बी है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट बी है, इससे ज्यादा पॉजिटिव है, तो बी से जाएगा D2 में, D2 से एक्स से वाई में, और वाई से D4 में, और ए और बी इसी प्रकार साइकिल कंप्लीट करेगा। तो आपको पता चला यहाँ पे एक वक्त में 2 डायोड कंडक्ट होते हैं, और यहाँ पे आपको फुल आउटपुट पल्सेटिंग डीसी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग ही पूछा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह नहीं पूछे हैं, तो आपको नहीं लिखना है। 4 मार्क्स के जितना पूछा इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन। दोस्तों जब भी आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस लिखना है, आउटपुट रेजिस्टेंस लिखना है, इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम ड्रॉ करना है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम ड्रॉ करना है। दोनों के बारे में तीन तीन इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा कॉमन एमिटर है, सीई है। तो यहाँ पे आपको कभी भी डायोड के कैरेक्टरिस्टिक की आप सोचें तो देखिए इनपुट वोल्टेज वेरीफाई करते आना चाहिए आपको। यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, ये इनपुट साइड है, और बेस करंट हमारा इनपुट करंट हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज रहेगा, और आपका कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट करंट हो जाएगा। तो आइए इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा आईबी। डेल्टा वीबीई आपका बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, और डेल्टा आईबी आपका बेस करंट का चेंज इसको कहेंगे बेस करंट इनपुट करंट हो जाएगा। और इस दौरान हमारे आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, वीसी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपका ये जो वैल्यू होता है अप टू 3 किलो ओम होता है, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर आप ड्रॉ करो तो इस प्रकार आएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये लिखना भी है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीसी के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया है, 3 और 6 दिख रहा है आपको। और स्मॉल चेंज इन वीईबी, इनपुट वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी चेंज करो तो इनपुट करंट में चेंज ज्यादा होता है, वो आपको लिखना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो इनपुट हो गया, अभी आउटपुट की बात करेंगे। आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक में तीनों रीजन हमको दिखेंगे, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। और देखिए बेस करंट का स्मॉल चेंज है, उसके अकॉर्डिंगली कलेक्टर करंट में ज्यादा चेंज है,
और आउटपुट रेजिस्टेंस आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज का चेंज डेल्टा वीसीई अपॉन डेल्टा आईसी। जब आईबी हमारा कांस्टेंट, ये डिफरेंट आईबी की वैल्यू है यहाँ पे जो दिख रही है 20, 60, 80, ये सारी आपकी बेस करंट की कांस्टेंट वैल्यू और डिफरेंट ग्राफ आपको प्लॉट मिल रहा है और इसकी वैल्यू अभी किलो ओम में होती है, तो ये भी ज्यादा है। तो कलेक्टर एमिटर के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों रेजिस्टेंस ज्यादा हुए। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आपको ये आना चाहिए। और अगर आपको कॉमन बेस पूछते हैं, कॉमन कलेक्टर पूछते हैं, तब भी आपको आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बीटा गेन यहाँ पे या आईसी गेन आपको नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि पूछा गया नहीं है, नहीं पूछा गया तो नहीं लिखना है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। और का क्वेश्चन है एक्सप्लेन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर विद टू डायोड। तो ये आपका सेंटर टैपिंग भी कई बार कहते हैं कि सेंटर टैपिंग रेक्टिफायर एक्सप्लेन करो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सेंटर टैप वाला होता है, तो इसीलिए इसे सेंटर टैपिंग वाला रेक्टिफायर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो डायोड यूज होते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको पल्सेटिंग डीसी ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो साइकिल में हम कंडक्शन देखेंगे। मान लीजिए अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड D1 पॉजिटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव है, और तो यहाँ से ए से डायोड D1 एक्स वाई और सेंटर में ये ओ टर्मिनल में आ जाएगा वापस ए में। तो हाफ वाइंडिंग का यूटिलाइजेशन नहीं होता। सेंटर टेपिंग वाले का डिसएडवांटेज या लिमिटेशन कह लीजिए कि यहाँ पे हाफ वाइंडिंग का ही यूटिलाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम ये पॉइंट ए को पॉजिटिव मानेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल में हम पॉइंट बी को पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखिए ए से A1 K1, इसका मतलब D1 X Y O और A। तो हाफ वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे साइकिल खत्म हुआ, तो आपको ये मिलेगा, ये आपको मिलेगा D1। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा कि आपका नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका B पॉजिटिव हो जाएगा A से, इसी वजह से B D2 X Y और वापिस देखिए यहाँ पे B D2 X Y और O और B, इसका मतलब ऊपर की हाफ वाइंडिंग अनयूटिलाइज रही। तो ये आपका साइकिल हुआ। तो ये आपका तो दो डायोड वाला रेक्टिफायर हुआ। आप इसी प्रकार इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक साइकिल में D1 पॉजिटिव होगा, दूसरे साइकिल में D2 पॉजिटिव होगा और आपको आउटपुट अकॉर्डिंगली मिलेगा और आपको फुल आउटपुट फुल वेव मिल रहा है, लेकिन पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। एक्सप्लेन फिल्टर सर्किट, फिल्टर को एक्सप्लेन कीजिए। ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस देयर आर सम इम्प्योरिटीज। देखिए ये दूसरी बार अलग तरह से पूछा गया है। एक्सप्लेन फिल्टर 4 मार्क में। आगे हमने देखा कि पाई फिल्टर ऑलरेडी पूछा है, तो ये आप देखें क्वेश्चन का ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं रहेगा। तो जब भी कोई डिवाइस होती है उसके लिए ये वर्किंग के लिए अगर प्योर डीसी चाहिए, तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में जो डीसी होता है वो कई बार प्योर नहीं होता, इसी वजह से हमको फिल्टर चाहिए। तो हमारा विदाउट फिल्टर है वो पल्सेटिंग डीसी होता है जो इस प्रकार होता है, और विद फिल्टर हमको इस प्रकार, अगर फिल्टर बढ़िया है तो इस प्रकार आउटपुट मिल सकता है। तो ये भी आपको इसको प्योर डीसी कहोगे और ये भी प्योर डीसी कहोगे। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर लिखना है, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलसी और पाई। और यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा कहा गया है कि एक्सप्लेन फिल्टर, तो आप चारों के थोड़े डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही कहा गया है, उसका वर्किंग है। और फिल्टर में आपका क्या होता है, जो एसी है उसको कैपेसिटर पास कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, इंडक्टर एसी को आगे पास करेगा, इसी तरह से आपका आउटपुट प्योर डीसी हो जाता है। सिंपल वर्किंग है दोस्तों। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर दोस्तों, एनपीएन या पीएनपी हर बार पूछेंगे ही आपको 7 मार्क्स में, तो आपको लिखना है। तो ये एनपीएन का डायग्राम है। आपको पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमीटर बेस जंक्शन, ये कॉमन बेस अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया है, तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, देखिए यहाँ पे एन टू एन है और पी टू पी है, और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस रहता है। ठीक है, यहाँ पे एन टू पी है और पी टू एन है। और यहाँ पे आपका ये पहले साइकिल में इसको कैसे करेंगे, पहले ये दो रीजन को, एमीटर और बेस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कलेक्टर को पिक्चर में लाएंगे। तो ये एमीटर बेस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये आपको सिमिलर टू डायोड दिखेगा। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस है, एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाएंगे, पी टाइप से हॉल एन टाइप में जाएंगे, और दोनों तरह के चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होगा। तो आपका मेजोरिटी करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि आपका ई मीटर का डॉपिंग ज्यादा है, ई मीटर में ज्यादा है चार्जेस, मेजोरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, तो डॉपिंग ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट ज्यादा जाएगा, जिसे हम ई मीटर करंट कहेंगे।
तो ये जब एमीटर करंट फ्लो होता है तो ज्यादातर ये मान लीजिए यहाँ पे एमीटर से करंट बेस में एमीटर से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन है, अगर पीएनपी है तो हम हॉल कहेंगे। एनपीएन से इलेक्ट्रॉन बेस में आएंगे, बहुत ही कम जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे। तो बेस यहाँ पे बेस में बहुत ही कम, क्योंकि बेस हम बहुत ही थीन है, पतला है और उसमें डॉपिंग बहुत ही कम है। तो ज्यादातर एमीटर करंट आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है और होल की वजह से बहुत ही कम, क्योंकि होल में पी टाइप रीजन में डॉपिंग कम है। तो ये इसको गेमा कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेमा करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट। इसका मतलब 99% जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाता है। ये एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन लिखा है, अगर पीएनपी है तो हम हॉल लिखेंगे, क्योंकि ए मीटर का जो भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा वो यहाँ पे पिक्चर में आएगा, उससे ए मीटर एफिशिएंसी कहेंगे। करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट, और अगर एनपीएनपी है तो करंट थ्रू हॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट। आंसर सेम ही आएगा, आपको इस प्रकार याद रखना है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में आए और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हुए, और मान लीजिए 99 यहाँ पे रिकम्बाइन हुए तो 1 यहाँ पे गया। तो यहाँ पे जो जाएगा मेजोरिटी मेजोरिटी चार्जेस जो एमीटर से यहाँ से निकलेंगे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमीटर कंबाइंस विद द होल इन द बेस, और ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाते हैं कलेक्टर में, जिसको ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बीटा कहा जाता है, और बीटा का वैल्यू भी होता है 99%, 0.99। तो आपको याद रखना है। और ये हुआ हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का फ्लो। हमने क्या बोला कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हॉल, एमीटर से इलेक्ट्रॉन और बेस से हॉल एक दूसरे की तरफ जाएंगे, इसी वजह से आपका ए मीटर करंट फ्लो होगा। और ए मीटर करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि ए मीटर का डॉपिंग ज्यादा है। ये बात खत्म हुई। और यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेस से पास कर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जाएंगे कलेक्टर में। तो आपका ए मीटर बेस जंक्शन क्लियर हुआ। अब कलेक्टर की बात करेंगे। और कलेक्टर में यहाँ पे क्योंकि ये रिवर्स बायस है दोस्तों, ए मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, इसी वजह से दोनों चार्ज फ्लो हो रहे थे, लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज करे जाएंगे और फिर बहुत ही कम लीकेज करंट फ्लो होगा, और लीकेज करंट हमारा रहेगा बहुत ही कम। और इसका मतलब ये आईसी जो हमारा फ्लो होगा वो लीकेज करंट की हेल्प की मदद से होगा। और आईसी कलेक्टर करंट की वैल्यू कम होती है, क्योंकि ज्यादातर जो होता है कलेक्टर करंट की वैल्यू किसके कंपेयर में कम होती है, तो के ए मीटर करंट के कंपेयर में कम होती है, क्योंकि ए मीटर करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि हमको पता है ए मीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ आए लेकिन कुछ तो बेस में चले गए, इसी वजह से ए मीटर करंट की वैल्यू कम होती है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुआ दोस्तों। हमने क्या किया, ये दो को फॉरवर्ड बायस से बताया और यहाँ पे सिर्फ लीकेज करंट का एक्सप्लेनेशन दिया और अल्फा और गामा डिफाइन किया। बात खत्म। आपको 7 मार्क्स में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, एक्सप्लेन हार्टली एंड कॉलपिट ऑसिलेटर 4 मार्क्स में। बहुत ही अनइवन क्वेश्चन है। 1 मिनट हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्टली एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। दोस्तों 4 मार्क्स के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको इसके ऑप्शन में कोई बेटर क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं और दोनों की टैंक सर्किट आपको एक्सप्लेन करनी है और वर्किंग आपको पता है। तो ये हार्टली ऑसिलेटर है। यहाँ पे सारे पहले आपको डायग्राम याद रखना है। डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया तो सारे कंपोनेंट के नाम लिखोगे आप। यहाँ पे कंपोनेंट में क्या आएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक, आरएफसी है जो हमारा डीसी को अलाउ करेगा, बायस स्टेबिलाईजेशन रजिस्टर, ये आरई सी है बाईपास कैपेसिटर जिसकी वजह से आउटपुट का वोल्टेज मेंटेन होगा, और सीसी1 सीसी2 हमारे फिल्टर के हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पे ये टैंक सर्किट है जो बेसिकली ऑसिलेशन प्रोड्यूस करती है। हार्टली में 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर आता है, जिसके लिए हमारा ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। हार्टली में 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर आता है, और कॉलपिट में 2 कैपेसिटर आते हैं और एक इंडक्टर आता है। इसी प्रकार वर्क करता है। तो सप्लाई अगर ऑन होता है तो यहाँ से जो भी आरएफसी से इनपुट करंट जाएगा वो करंट जाएगा सीसी टू थ्रू टैंक सर्किट में जाएगा, और टैंक सर्किट में फ्रीक्वेंसी के अनुसार
1/2π√LC के अनुसार आपकी आउटपुट जो ऑसिलेशन है वो प्रोड्यूस होंगे। हार्टली है तो 2 इंडक्टर है तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा। ये हार्टली हो गया दोस्तों, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। और कॉलपिट की हम लोग बात करें तो फर्क इतना है, 2 कैपेसिटर एक इंडक्टर है और कंसेप्ट पे वही सेम है। यहाँ से अगर करंट जाएगा तो आपको यहाँ पे इसके अनुसार, इसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा F इज इक्वल टू 1/2π√LC, जहाँ पे C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और आउटपुट मिलेगा। इतना ही फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, उससे ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। तो आपको दोनों का वर्किंग, दोनों के कंपोनेंट C1 C2 क्या है, CE क्या है, R1 R2 हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस है, ये आपको एक्सप्लेन करना है और दोनों के वेवफॉर्म। लेकिन 4 मार्क के लिए डायग्राम बहुत ही ज्यादा है तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। हाँ, कंपेयर किया हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन किया है तो इट इज डिफिकल्ट। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SCR यूजिंग टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी विथ नेसेसरी डायग्राम। दोस्तों 7 मार्क्स के लिए है और अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल हमारा ट्रांजिस्टर SCR क्या होता है, PNPN 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस है। और यहाँ पे एमीटर, कलेक्ट, एनोड, कैथोड और गेट 3 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ से अगर सेंटर से कट किया जाए तो इसको 2 ट्रांजिस्टर की तरह से बता सकते हैं। एक आएगा PNP ट्रांजिस्टर, एक आएगा NPN ट्रांजिस्टर। ये नीचे वाले NPN ट्रांजिस्टर को हम कहेंगे ट्रांजिस्टर 1 और ऊपर वाले ट्रांजिस्टर को हम कहेंगे ट्रांजिस्टर 2। और इसको इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर के डायग्राम की मदद से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, नीचे वाला हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर NPN, और ऊपर वाला हो गया P1 P2, ये हो गया NPNP। तो ये T1 है और ये T2 है। और हमको ट्रांजिस्टर के बारे में पता है, अगर बेस करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ट्रांजिस्टर ऑफ मोड में। जिसी प्रकार हमको पता है SCR में अगर गेट पल्स नहीं दिया है तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं होगा। वर्किंग के लिए आपको गेट पल्स देना है, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपको। 7 मार्क्स में ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ये डायग्राम बहुत ही परफेक्ट दोस्तों ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर T1 का बेस है वो ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर है, ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर T2 का बेस है। तो इसी प्रकार आप इसको समझ पाओगे, तभी आपको इसको पता चलेगा। और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, RL आपका मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। जो नॉर्मल हमारा SCR वर्किंग करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो जब एनोड को पॉजिटिव कनेक्शन दिया गया है और कैथोड को नेगेटिव दिया गया है और गेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो पहला केस एनोड पॉजिटिव, गेट नेगेटिव, सॉरी कैथोड नेगेटिव और गेट पल्स नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं दिया गया तो बोथ ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे पहले ट्रांजिस्टर में बेस करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सेकंड ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट भी फ्लो नहीं होगा और ये पहला ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बेस करंट 0 कर रहा हूँ तो T1 ऑफ है, इसी की वजह से यहाँ पे कलेक्टर करंट भी फ्लो नहीं होगा और ट्रांजिस्टर T2 में भी बेस करंट 0 होगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ मोड में आएंगे, इसी वजह से SCR ऑफ मोड में आया और हाई इंपीडेंस आपको मिल रहा है। कंडक्ट नहीं हो रहा है तो हाई इंपीडेंस कहेंगे दोस्तों। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव यहाँ पे दिया, नेगेटिव यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैं पल्स दे रहा हूँ, वोल्टेज दे रहा हूँ, तो IB1 फ्लो होगा, IB1 फ्लो होगा, इसी वजह से ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो गया और इसी वजह से IC1 फ्लो होगा, कलेक्टर करंट 1, ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से बेस करंट जो होगा ट्रांजिस्टर T2 का वो भी कंडक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही है और ट्रांजिस्टर T2 भी वर्किंग मोड में आएगा। तो आपका लार्ज करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और RL के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आपको लोड में RL में वोल्टेज मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों है, 7 मार्क्स के लिए गोल्डन क्वेश्चन है और आपको ये याद भी रखना है। तो जैसे SCR में आप गेट पर देते हो तो SCR कंडक्ट होता है, इसी प्रकार दो ट्रांजिस्टर एनालॉजी में बेस में आप करंट फ्लो कराओगे तभी आपका ट्रांजिस्टर ऑन मोड में आएगा, आपको ऐसा समझाना है। अभी क्वेश्चन 3 का और देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन डीसी लोड लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है और ये ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है। ये इक्वेशन आपका नॉर्मल इक्वेशन है, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VC, ये याद रखना है आपको। और ये आपका आउटपुट इक्वेशन है बेसिकली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो VCC आपका है सप्लाई वोल्टेज। तो मान लीजिए अगर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 0 है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे IC का वैल्यू क्या मिलेगा, VCC अपॉन RC। तो ये हमको मिलेगा पॉइंट ए। देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा पॉइंट ए मिला। अगर मान लीजिए कलेक्टर करंट को मैंने 0 किया
तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो वीसीसी वी इज इक्वल टू वीसीसी हो जाएगा। तो ये हुआ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी और सॉरी फर्स्ट को हमने पॉइंट बी यहाँ पे कहा है, पॉइंट बी और पॉइंट ए दोनों मिल गए। तो क्या होगा दोस्तों, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो इसको डीसी लोड लाइन कहा जाता है। इसको डीसी लोड लाइन कहा जाता है। तो ये डीसी लोड लाइन को ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइन करने में यूजफुल है। आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो इक्वेशन है इस प्रकार रहेगा। एक बार वीसी को ओपन लो और आईसी की वैल्यू ढूंढो, दूसरी बार आईसी को 0 लो और वीसी की वैल्यू ढूंढो, और यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी डिफाइन कर दो। और इन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ा है, कनेक्ट किया जाए, तो उसी को डीसी लोड लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों को जोड़ा गया, तो ये डीसी लोड लाइन हो गई। तो यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के साथ में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है। Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के साथ में जो पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं उसे ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है। और ऑपरेटिंग पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। ये देखिए 3 मार्क के लिए सिंपल है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आपको आउटपुट इक्वेशन लिखना है, आईसी और वीसी का वैल्यू लिखना है, और दोनों को कनेक्शन किया तो लोड लाइन, ये एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, और आगे देखते हैं ये इंटरसेक्शन जो होते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, उसे हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे ये ऑपरेटिंग पॉइंट। 1 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं। डीसी लोड लाइन हमने समझ लिया और ऑपरेटिंग पॉइंट भी समझ लिया। ए और बी को इंटरसेक्ट किए, ए और बी को ज्वाइन किया, और हमको एक वीसी का वैल्यू मिला, एक वैल्यू हमको मिला वीसी का, और एक वैल्यू मिला आईसी का। वीसी के वैल्यू को हमने ए कहा, आईसी की वैल्यू को हमने बी कहा। तो ये दोनों के पॉइंट जो कनेक्ट करता है उसे उस लाइन को डीसी लोड लाइन कहा जाता है। और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 जो सारा है उसे ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है। अभी क्वेश्चन 3 भी है, एक्सप्लेन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर दोस्तों एक बात समझिए, जब भी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है उसको हम यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वहां पे आउटपुट आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। तो वो फेज शिफ्ट को अगर सिंपल स्ट्रेट करना है, जिसे कि तो अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेट वेव पॉजिटिव हाफ साइकिल का नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, तो आपको वापस से उसको फेज शिफ्ट देना पड़ेगा, तभी वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आरसी पेयर 3 लगाते हैं, एक आरसी पेयर 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, तो 3 आरसी पेयर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देंगे। और F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई आर 1/2 पाई आरसी अंडर रूट 6। तो ये आपका इक्वेशन है आउटपुट का, और ये आपको यहाँ पे ये लिखना है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ड्रॉ करके बता पाऊँ तो आई विल बी हैप्पी। मैं मैं जो कह रहा हूँ वो ये चीज़ है, मान लीजिए कि मेरा इनपुट यहाँ पे ऐसा है, तो ये जो इनपुट है ये ऐसा आएगा मान लीजिए। तो अगर नॉर्मल अगर यहाँ पे कॉमन एमीटर है, तो वो आपका आउटपुट इस प्रकार देगा, आउटपुट आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार। तो ये 180 डिग्री हो ना हो, इस वजह से एक 3 आरसी पेयर यूज की, साइड 60 है, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 180 होगा। तो अगर तो वापस मुझे आउटपुट जैसा चाहिए एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो मेरा जो इसके वजह से जो मेरा आउटपुट हो जाएगा, वो आउटपुट होगा ज्यादा मैग्नीट्यूड का, क्योंकि एम्पलीफायर है और 160 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम इसके लिए हमारा जो याद कीजिए गेन वाला जो फॉर्मूला है A/1 - AB। तो ए और बी दोनों का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। फीडबैक फैक्टर हमारा 1/29 होना चाहिए। ए बी ग्रेटर देन, अगर हमको पता है ऑसिलेशन अगर स्टार्ट करना है, ए बी इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। बी का अगर 1/29, तो ए का वैल्यू 29 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे। सस्टेन्ड ऑसिलेशन माने आपका कंटिन्यू रहेगा।
तो ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए ए बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और ऑसिलेशन कंटिन्यू रखने के लिए ए बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर 1 ये अगर 29 हो गया तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आपको याद रखना है और ये इक्वेशन याद रखना है और डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको ये अगर हो सके तो ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करना है। आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन पीवी सेल। बढ़िया है, 7 मार्क्स में आपको लॉटरी कहेंगे इसको। फोटोवोल्टेइक सेल कई बार पूछा जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल, सोलर सेल, पी टाइप लेयर है वहाँ पे। पी टाइप लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड एन टाइप लेयर ऑफ कैडमियम ऑक्साइड ओवर इट। और बहुत ही कम एक पतला सा गोल्ड और सिल्वर का लेयर उसके ऊपर लगा जाता है और एन टाइप मटेरियल से वहाँ पे लगाया जाता है। एन टाइप मटेरियल पे क्या लगाया जाता है? पतला लेयर गोल्ड और सिल्वर का लगाया जाता है जिसकी वजह से लाइट उस पे आ जाए। तो ये देखिए ये जैसा यहाँ पे कहा गया पी टाइप लेयर ऑफ सिलिकॉन और एन टाइप लेयर ऑफ कैडमियम ऑक्साइड। और आपका एन टाइप लेयर पे आपका बहुत ही पतला गोल्ड और सिल्वर का लेयर लगा जाता है जिससे यहाँ पे लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन हॉल पे जनरेट होगी और आपका करंट फ्लो होगा। ये हमारा पीवी सेल का बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, फोटोवोल्टेइक सेल, और ये इसका सिंबल है। 7 मार्क्स में तो इतना लेवोगे आपको 3 मार्क ही मिलेंगे। तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो आपको इसका वर्किंग भी लिखना पड़ेगा। जब भी इस सेल पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन हॉल पे जनरेट होंगे और माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो होगा, ये आपको लिखना है। और जैसे भी आपका लाइटिंग बढ़ेगा, जैसे भी आपका लाइटिंग बढ़ेगा, ऐसे ही आपका करंट बढ़ेगा और आपका आउटपुट बढ़ेगा। और ये आपका कर्व है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, ये आपको कर्व भी प्लॉट करना है। डिफरेंट लाइटिंग लेवल ल्यूमेंस पर मीटर्स के हिसाब से यहाँ पे लाइटिंग लेवल डिफरेंट बनाया गया है। जितना ज्यादा लाइटिंग लेवल उतना आपका ज्यादा एरिया कवर होगा और ज्यादा आपका आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है। तो दोस्तों ये 7 मार्क्स के लिए लॉटरी क्वेश्चन कहा जाता है, आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन भी लिखनी है क्योंकि 7 मार्क्स में पार्किंग मीटर्स, टेम्पररी पार्किंग साइंस, कुकिंग में होता है, हीटिंग में होता है। सोलर आप जानते हो सोलर से काफी यूजफुल है। एप्लीकेशन अप्लायंसेस में होता है, एनकोडर्स में होता है। वैन ब्रिज ऑसिलेटर, दोस्तों ऑसिलेटर में काफी सारे पूछे जाते हैं। वैन ब्रिज ऑसिलेटर भी कई बार पूछते हैं, 3 मार्क में है। तो ऑब्टेन साइनसोइडल वोल्टेज फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज और कमर्शियल ऑडियो जनरेटर में इसका यूज होता है। इसमें काफी सारे डायग्राम है दोस्तों। डायग्राम में हम सिंपल इतना समझ ले कि बेसिक कंसेप्ट ये 360 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए दो मेथड है, एक आरसी है और एक वैन ब्रिज है। तो जैसे भी यहाँ पे अगर इनपुट मिलता है, आउटपुट में फर्स्ट फेज कहेंगे। ये A1 से हमको आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा जैसे मैंने अभी आगे एक्सप्लेन किया। और बाद में क्या हो जाएगा, अगेन जब जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां से जाएगा 360 फेज शिफ्ट और आपको आउटपुट मैग्नीफाइड आउटपुट, एम्पलीफाइड आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। और आरसी की हमारी दो पेयर है, R1C1 सीरीज और R2C2 पैरेलल। यहाँ पे इस प्रकार यूज किया गया, इसको वीएन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 1/2 पाई स्क्वायर अंडर रूट R1C1 R2C2। इजी है, आप इसको समझ पाओगे। और बी का वैल्यू हमारा फीडबैक फैक्टर है 1/3 होना चाहिए। ऑसिलेशन शुरू करने के लिए ए का वैल्यू शुरुआत में 3 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑसिलेशन शुरू हो गए तो ए का वैल्यू तब 3 हो जाएगा। वैन ब्रिज ऑसिलेटर नेगेटिव फीडबैक है तो वहां पे 2 एम्पलीफायर यूज होते हैं तो आपका गेन बढ़ता है, तो नेगेटिव फीडबैक की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। पी चैनल एफईटी एक्सप्लेन करो। दोस्तों 4 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है पी चैनल एफईटी। यहाँ पे देखिए बेस जो होता है उसे एफईटी में चैनल, उसका चैनल का नाम दिया जाता है। पी टाइप मटेरियल का बेस है और एन टाइप के 2 सबस्ट्रेट लगाए हैं। एक्सप्लेन है उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक तीनों बतानी है आपको। ठीक है, पी टाइप बेस मटेरियल पे एन टाइप के सबस्ट्रेट लगाए होते हैं। ड्रेन, गेट और सोर्स 3 हमारे टर्मिनल होते हैं पी चैनल एफईटी में। ठीक है, तो उसका सिंबल आपको लिखना है। पी चैनल है तो ये इस प्रकार पी चैनल हो जाएगा। आउटपुट का एरो बाहर की तरफ आएगा तो वो एन चैनल पी चैनल हमारा एफईटी हो गया। ये है वर्किंग, क्योंकि आपको 7 मार्क्स के लिए सारा वर्किंग लिखना है। तो पहला केस रहेगा कि हमारा मान लीजिए गेट सोर्स वोल्टेज 0 है। तो जैसे भी हम ये चेंज करेंगे ऐसे फील्ड का यहाँ पे जो थिकनेस बीच में गैप है वो कम होगा, लेकिन एक ये 0 नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे लेकिन 0 नहीं होगा। तो आईडी ड्रेन करंट हमारा कांस्टेंट रह जाएगा एक वैल्यू के बाद में। देखिए ड्रेन थ्रू सोर्स करंट आईडीएसएस जो हमारा होता है वो चेंज होगा। यहाँ पे देखिए एन चैनल एफईटी में हमने एरो ऊपर से लिया था, यहाँ पे सोर्स टू ड्रेन है क्योंकि पी चैनल है।
तो जैसे भी आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऐसे ही भी आपका ड्रेन करंट बढ़ेगा, लेकिन सर्टेन वोल्टेज के बाद में आपका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये शुरुआत के रीजन को जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हो और ड्रेन करंट बढ़ता है उसको ओमिक रीजन कहा जाता है। फिर बाद में आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट रहेगा तो ये आपका पिंच ऑफ रीजन कहा जाता है, ये कांस्टेंट करंट सोर्स कहते हैं। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो आपका जो एफईटी है वो आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन रीजन कहा जाता है। तो इसी प्रकार इसका वीजीएस 0 है तब, जब वीजीएस आपका 0 है तब। लेकिन अगर आपने वीजीएस दिया है तो क्या होगा, जैसे आप वीजीएस दोगे तो ऐसे आपका यहाँ पे आप एन लेयर का डायमेंशन बदल सकते हो और आपका यहाँ पे ड्रेन करंट आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे गेट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव करो तो इसी अकॉर्डिंगली आप ड्रेन करंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो आपको देखिए डिफरेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी। रीजन वही है, पहला रीजन ओमिक रीजन, जब आपका वीडीएस बढ़ता है तो आईडी बढ़ता है। सेकंड रीजन वीडीएस अगर और बढ़ाओगे तो आईडी कांस्टेंट हो जाएगा और थर्ड रीजन ब्रेकडाउन। लेकिन अगर वीजीएस की डिफरेंट वैल्यू है तो हम आईडी की वैल्यू कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये आपके डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस के लिए आईडी का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो ये 7 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है दोस्तों, डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको एक बार डिटेल में समझना है तो आप वीडियो देखिए ये टॉपिक की स्पेसिफिक, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। ये रिवीजन है तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी स्पीड रखूंगा कि जिससे ये कवर हो पाए और मैं लिमिटेड टाइम में ये वीडियो खत्म कर पाऊँ। इस वजह से यहाँ पे ब्रेक हुआ था। आगे हम देखते हैं एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ आरसी ऑसिलेटर। ये 3 मार्क के लिए है दोस्तों और यहाँ पे ऑलरेडी हमने आरसी एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको बताना है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, वो हमको पता है। और जैसे हम मान लीजिए आपके साइकिल में जैसे मैंने आगे बताया था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका जो होता है वो अगर आता है तो आउटपुट में आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा कि तो इसी को 180 डिग्री फेज शिफ्ट कहा जाता है। मान लीजिए अगर आपका इनपुट कुछ इस प्रकार है तो आपका आउटपुट हो जाएगा, अगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो ये हो जाएगा इस प्रकार। तो ये हुआ एम्पलीफाइड हुआ, लेकिन अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट आया तो ये ना हो, इस वजह से हम लोग ये फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो वहां पे हम आरसी कंपोनेंट यूज करते हैं क्योंकि हमको एक्चुअली क्या चाहिए, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस का नॉर्मल मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ये जो अगर इनपुट दिया है मैंने, तो मुझे आउटपुट चाहिए इसका एम्पलीफाइड वर्जन, तो ये फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मुझे 180 डिग्री का मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है, ये यहाँ से ये मिल रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 180 डिग्री और फेज शिफ्ट देना पड़ेगा। उसी वजह से मुझे 3 आरसी नेटवर्क यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक आरसी नेटवर्क है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। तो 3 आरसी नेटवर्क 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा जो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री का, तो टोटल 360 डिग्री का। तो ये आपका इनपुट हो जाएगा, ये आपका आरसी यूज करने के बाद में आउटपुट हो जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल हो वर्किंग प्रिंसिपल आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। तो ये ही आपको लिखना है और यहाँ पे डायग्राम ये प्लॉट करना है। ऊपर वाला नहीं, मेरे रेड पेन से किया है वो नहीं, एक्चुअल जो हमने आगे डायग्राम आरसी में यूज किया था वही यूज करना है। एप्लीकेशंस ऑफ एफईटी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर, सिग्नल मिक्सचर, रिसीवर,
कांस्टेंट करंट सोर्स, चॉपर, कांस्टेंट करंट सोर्स आपको पता है ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है तो वहां भी यूज कर सकते हैं, चॉपर में यूज कर सकते हैं। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, ये सब आपको याद रखने हैं। तो सिंपल है, 4 मार्क के लिए आपको इतना तो आना ही चाहिए। 4C है हमारा एसएमपीएस। हम लास्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर का 7 मार्क्स का टॉपिक है एसएमपीएस बेसिक सर्किट। तो बेसिक सर्किट में क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई में एक ट्रांजिस्टर है जिसको हम एक्टिव डिवाइस कहेंगे, पल्स जनरेटर है जिसमें से जो हमारे आउटपुट को कंट्रोल करता है, डायोड हमारा फिल्टर प्रोसेस करता है, डायोड और इंडक्टर हमारे आउटपुट इंडक्टर आउटपुट को प्योर करेगा, यहाँ से पास करेगा, जो एसी है उसको पास करेगा और ये कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। तो आपको यहाँ से जो फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका पावर सप्लाई रहेगा। तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई है, वो हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। एक्सप्लेन बेसिक सर्किट। तो ट्रांजिस्टर क्यों वर्क एज अ स्विच। आपका ये पैरामीटर को वर्क करने के लिए आपको क्यू है, वो ट्रांजिस्टर वो स्विच जैसे यूज होता है, और क्यू है उसको पल्स जनरेटर से चलाया जाता है। ये जो हमारा पल्स जनरेटर सर्किट है, विथ अवेलेबल पल्स ट्रांजिस्टर गोज इनटू सैचुरेशन इफ एज वीबीई इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका बेस एमिटर वोल्टेज ग्रेटर देन 0 हो तभी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगा, और अगर पल्स अवेलेबल है उसी केस में। विथ इनपुट पल्स ऑफ द बेस क्यू करंट फ्लोज थ्रू एलएनसी, जहाँ पे पल्स अगर अवेलेबल है तो और एल और सी के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा और आपका स्मूथ डीसी यहाँ पे लोड को मिलेगा। तो इसी प्रकार ये एसएमपीएस वर्क करते हैं। इसकी बेसिक सर्किट, अगर लोड बढ़ता है, अभी आप देखिए हम आउटपुट कंट्रोल देखेंगे यहाँ पे, अगर लोड बढ़ता है तो आपका आउटपुट वोल्टेज कम होगा, वो नेचुरल फिनोमिना है। अगर लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये वोल्टेज कम हो गया, अभी मुझे वोल्टेज बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, तो पल्स स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ये पल्स स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब ज्यादा वक्त के लिए यहाँ पे करंट फ्लो होगा। पल्स स्पीड बढ़ी तो आपका अगेन लोड करंट बढ़ा ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी, ये सारी एनर्जी स्टोर्ड है वो डिस्चार्ज होगी वहां पे, तो लोड करंट बढ़ेगा, जिससे आपका लोड कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, जो आपका लोड वोल्टेज बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। तो इसी प्रकार ये कंट्रोल करता है। तो ब्लॉक डायग्राम सिंपल देख लेते हैं एसएमपीएस का। रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट, एसी इनपुट है, डीसी आउटपुट है, हाई फ्रीक्वेंसी स्विच है जो हमने लास्ट फिगर में ट्रांजिस्टर को लिया था। हाई फ्रीक्वेंसी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि फेराइट कोर हमारे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो स्विचिंग जहाँ भी होता है फास्ट स्विचिंग, वहाँ पे फेराइट कोर यूज करते हैं। और आपका आउटपुट रेक्टिफायर विद फिल्टर होता है और डीसी आउटपुट आपको मिलता है। ये एसएमपीएस का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। और कंट्रोल सर्किट आपके पल्स को कंट्रोल करते हैं, जो अल्टीमेटली आपके स्विचिंग डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। तो ये डायग्राम आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करना है। तो ये 7 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लासिफाई ऑसिलेटर ऑन डिफरेंट बेसिस। ऑसिलेटर क्लासिफाई 3 मार्क्स के लिए सिंपल क्वेश्चन है। आप ऑसिलेटर को डिफरेंट तरह से क्लासिफाई कर पाते हो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, एक्टिव डिवाइस के अकॉर्डिंगली, जनरेटेड वेवफॉर्म के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के हिसाब से, और ऑसिलेशन जनरेट होते हैं उस मेथड के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका आप यहाँ पे दो दो साथ में ही लिख सकते हो, अलग नहीं लिखोगे तो चलेगा, 3 मार्क का है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के नंबर आपको याद रखने, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव ऑसिलेटर। और एक्टिव डिवाइस के हिसाब से वाल्व ऑसिलेटर अब जनरली यूज नहीं होता, बीजेटी ऑसिलेटर, एफईटी ऑसिलेटर, ये हमारे जो सारे सेमीकंडक्टिंग जो स्विचेस है वो यूज करते हैं। यूजेटी ऑसिलेटर, उसको एक्टिव डिवाइस कहा जाता है। टनल डायोड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। और आईसी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट भी आती है, तो उससे भी हम काम चला सकते हैं। और जनरेटेड वेवफॉर्म दो तरह के जनरलाइज कर सकते हैं, साइन और नॉन साइन। और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के हिसाब से फिक्स्ड और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। और मेथड ऑफ जनरेशन में हमको पता है कि ऑसिलेशन जनरेट करने के लिए हम एलसी यूज करते हैं, आरसी यूज करते हैं, इस प्रकार हो सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन 3 या 4 मैथ के लिए अच्छा टॉपिक है, आपको इसको करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। दोस्तों सारी फोटो डिवाइस होती है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सिंपल है। आपके बेसिकली ज्यादातर डिवाइसेस रिवर्स बायस में कंडक्ट होती है, और वहां पे जैसे भी लाइट ऑपरेट होती है तो वो डिवाइस कंडक्ट करती है। तो ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर जंक्शन इज गिवन रिवर्स वोल्टेज, ये आपको याद रखना है। और सारी ये फोटो ट्रांजिस्टर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वर्किंग करता है। जैसे भी जंक्शन पे लाइट पड़ेगी तो आपका ये देखिए ट्रांजिस्टर का नॉर्मल एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है, इसके ऊपर हाउसिंग लगाया गया है। आपको इसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है 4 मार्क में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एनपीएन आपका ट्रांजिस्टर है, उसके ऊपर हाउसिंग होता है, और हाउसिंग के ऊपर लेंस माउंट किया गया है जो आपके जंक्शन पे लाइट फॉल करेगा। जैसे भी लाइट बढ़ेगी तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे फोटो ट्रांजिस्टर कहा जाता है। जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, उतना आपका करंट कंडक्शन ज्यादा।
ये इसका सिंबल है और इसकी वर्किंग देख लेते हैं दोस्तों। इसका इक्विवेलेंट सर्किट इसी प्रकार देखिए आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर के हिसाब से, फोटो ट्रांजिस्टर इस वजह से कलेक्टर इज गिवन पॉजिटिव वोल्टेज एंड अभी कभी लाइट नहीं पड़ती तो लीकेज करंट रिवर्स आईसीबीओ ही फ्लो होता है। तो आईसीबीओ लीकेज करंट होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, वीसी आपको आपको वीसीसी जितना ही मिलेगा, बहुत ही कम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा। जिसे हम ट्रांजिस्टर के स्विच के बारे में बात करते थे वही बात यहाँ करेंगे। और जब भी लाइट फ्लो फॉल होगा तो वहां से क्या होगा, कलेक्टर करंट भी फ्लो होगा और यहाँ से ड्रॉप होगा वोल्टेज, तो आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा स्विच की तरह से। तो ये फोटो ट्रांजिस्टर इसी प्रकार काम करते हैं। आप ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अगर आपको आता है तो फोटो ट्रांजिस्टर का शॉर्ट नोट आप लिख पाओगे। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखा है इसी वजह से मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट नहीं की, आपको भी याद रखना है। फीडबैक सीरीज टाइप वोल्टेज रेगुलेटर 7 मार्क्स के लिए थोड़ा सा लंबा डायग्राम है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये दो हमारे ट्रांजिस्टर है Q1 और Q2 और डिफरेंट रजिस्टर के यूज करके सर्किट बनाई गई है। यहाँ पे अदर कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ रजिस्टर और हमारा दो ट्रांजिस्टर है और इनपुट वोल्टेज। Q1 जो ट्रांजिस्टर है वो एज कंपेरेटर काम करता है और Q2 है वो कंट्रोल एलिमेंट या सीरीज एलिमेंट एज अ काम करता है क्योंकि ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है। और R4 हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। ये बेसिकली R4 जो है वो सीरीज लिमिटिंग रजिस्टर है और नेगेटिव फीडबैक है वो Q1 को कंट्रोल करता है। अभी कैसे काम करता है वो देखेंगे। VF ये फीडबैक वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज इज इक्वल टू जेनर वोल्टेज प्लस VB। ये हमारा बेस एमीटर वोल्टेज और जेनर वोल्टेज को मिलाओगे तो ये फीडबैक वोल्टेज हुआ जो फीडबैक हमारे सिस्टम को देगा। जिसी प्रकार ये हमारा कंट्रोल एलिमेंट वर्क करेगा। तो इसका वर्किंग दोस्तों समझते हैं। डायग्राम इस प्रकार आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। एक ही बार डायग्राम ड्रॉ करना है तो बढ़िया डायग्राम ड्रॉ करने का तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे क्योंकि विथ फीडबैक लिखा हुआ है, आपको विथ फीडबैक लिखना है। अगर मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कम करना है, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो बेस 1 का वोल्टेज बढ़ेगा, VBE1 ये वोल्टेज बढ़ेगा। और अगर VB1 बढ़ेगा तो VB2 बढ़ेगा। यहाँ पे क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ेगा तो ये कंडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे VB2 कम होगा। ठीक है, VB1 बढ़ेगा तो VB2 कम होगा। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE है जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि अगर VB2 कम होता है तो ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, और इसी वजह से आउटपुट वोल्टेज कम होगा क्योंकि आपका बेसिक इक्वेशन में VCE में अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। तो आपको बेसिकली जब अगर V0 बड़ा है, आउटपुट वोल्टेज बड़ा है, तो इस प्रकार यहाँ पे अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे VCE बढ़े और आउटपुट वोल्टेज कम हो। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज है इनपुट, ऐसा समझ सकते हो आप, इनपुट वोल्टेज प्लस VCE इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। तो आपका क्या हुआ, V0 बढ़ा तो आपका बेस 1 का वोल्टेज बढ़ा, बेस 1 का बढ़ा तो बेस 2 का कम हुआ और इसी वजह से VCE बढ़ गया। तो VCE बढ़ गया तो कुछ बाद जो आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा था वो कम हो गया। और इसी प्रकार आप रिवर्स में लिख सकते हो, इंप्रूवमेंट इन टेम्परेचर स्टेबिलिटी, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज अचीव। इसका डिसएडवांटेज है करंट कैपेसिटी इसकी कम है। अभी दोस्तों 3 ही क्वेश्चन बाकी है, देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक लॉटरी क्वेश्चन कहेंगे इसको। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एनवायरमेंट में नेचुरली अवेलेबल होता है, इसको प्रोसेस करके क्रिस्टल बनाया जाता है। वो टैंक सर्किट एज ए यूज कर सकते हैं। बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहा जाता है, वो जो क्रिस्टल होता है उसको अगर प्रेशर दो तो वो वोल्टेज क्रिएट करता है, अगर वोल्टेज दो तो उसके डिफॉर्मेशन शेप चेंज होता है। तो इसको इस इफेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। आपको इतना ही पूछा है, आपको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में नहीं पूछा है तो वो आपको नहीं लिखना है। अगर ज्यादा डिटेल है तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। ये नेचुरली एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये क्रिस्टल की, इसको अगर वोल्टेज दो तो इसको शेप चेंज होता है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है, शेप चेंज होता है। और अगर इसके ऊपर प्रेशर दो तो शेप चेंज होने की वजह से वोल्टेज इंड्यूस करता है। इस इफेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो क्वार्ट्ज, रसेल सॉल्ट, टर्मलाइन, इस प्रकार के मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। और स्मार्टफोन में, टेलीकम्युनिकेशन और माइक्रो कंट्रोलर में इसको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखेंगे, एन चैनल एफईटी। दोस्तों आगे मैंने ऑलरेडी पी चैनल एफईटी वर्किंग का एक्सप्लेन कर दिया। एन चैनल उससे उल्टा है। तो ये 3 बेसिक डायग्राम कंस्ट्रक्शन लिखना है कि एन टाइप के बेस लिया जाता है और पी टाइप 2 सबस्ट्रेट ग्रो किए जाते हैं और वहां से कॉमन करके 2 जो हमारे टर्मिनल जो ऊपर ग्रो की है पी टाइप के उसको कॉमन करके गेट बनाया जाता है। 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। और सिंबल हमारा अंदर का एरो आएगा तो ये सिंबल हो गया। और एक्सप्लेनेशन में हम पहले एक्सप्लेन करेंगे विदाउट गेट सोर्स वोल्टेज और विद गेट सोर्स वोल्टेज।
विदाउट गेट सोर्स वोल्टेज में क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो होगा और जिस प्रकार वोल्टेज यहाँ पे चेंज होगा इसी प्रकार पी का जो 2 पी के बीच में का डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा होगा। तो वो अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली एक लेवल वोल्टेज बढ़ाने के बाद में ये पीक पी है इसका वेट बढ़ता है और आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में वो ज़ीरो नहीं होता। तो उसको ओमिक रीजन, इनिशियल रीजन को ओमिक रीजन कहेंगे। जब आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ता है तो ड्रेन करंट बढ़ता है, ये ओमिक रीजन हो गया। एक वोल्टेज के बाद में आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया, उसको हम लोग पिंच ऑफ रीजन कहेंगे या कांस्टेंट करंट सोर्स कहेंगे। और उसके बाद में अगर फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करो तो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये कब आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं दिया तो। लेकिन अगर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया है तो क्या होगा, आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ आप ID1 ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने डिफरेंट दिया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईडी की डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, आईडी को बड़ा या कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखिए ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारा बेसिकली ड्रेन करंट की कांस्टेंट वैल्यू को कंट्रोल करता है, हम उसे बड़ा या कम कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एन चैनल एफईटी। और इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के रेफरेंस, गेट टू सोर्स वोल्टेज के रेफरेंस में ड्रेन करंट के वेरिएशन, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव वोल्टेज लिया हुआ है। शॉर्ट नोट ऑन यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई 7 मार्क्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है इंटेंडेड टू सर्व स्मॉल क्रिटिकल लोड एब्सेंस ऑफ मेन सप्लाई। यूपीएस बेसिकली जहाँ पे मेन सप्लाई कट ऑफ होता है तो बैकअप के लिए यूज किया जाता है। और वहाँ पे ये क्रिटिकल लोड आपका कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है या कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती है। तो जहाँ भी पावर का कट होता है वहाँ पे ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। दो टाइप के यूपीएस होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है वो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहता है लाइन में और जैसे भी कट ऑफ होगा तो आपको स्विच ओवर करने में वक्त नहीं लगेगा। और ऑफलाइन होता है उसको आपको मैन्युअली या ऑटो कट करना पड़ता है, कनेक्शन करना पड़ता है। हमने हमको यहाँ पे शॉर्ट नोट ही कहा गया है तो हम एक तरह का एक्सप्लेन करेंगे तो चलेगा, दोनों तरह का दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफलाइन यूपीएस है, यहाँ पे देखिए आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, क्रिटिकल लोड और बैटरी और नॉन क्रिटिकल लोड। लोड को दो तरह में बांटा गया है। मेरा एम है कि नॉन क्रिटिकल लोड आपको कट हो तो उसको यूपीएस से बैकअप देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारा लाइट है, फैन है, घर का जो डोमेस्टिक हमारा लोड है वो नॉन क्रिटिकल लोड में आएगा और क्रिटिकल लोड को यूपीएस के थ्रू सप्लाई दिया जाता है। तो ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस है। तो ये कैसे वो काम करेगा, देखिए नॉन क्रिटिकल लोड हमने यहाँ पे अलग कर दिया है और ये क्रिटिकल लोड है एसी मेन से। तो अगर मान लीजिए कि लोड कट हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा वो समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये चार्जिंग होता रहेगा, रेक्टिफायर से बैटरी चार्जिंग होती रहेगी, तो इन्वर्टर का कोई लोड नहीं आएगा। यहाँ पे नॉन क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल लोड दोनों ही काम करेंगे। कब, जब आपका पावर सप्लाई कंपनी का ऑन है तब। लेकिन जब मान लीजिए पावर सप्लाई कट ऑफ हुआ, आपका एसी ऑफ हुआ, आप जो आपका इन्वर्टर ऑन होगा और बैटरी के थ्रू आपको सिर्फ क्रिटिकल लोड को ही सप्लाई मिलेगा, नॉन क्रिटिकल लोड ऑफ हो जाएगा और आपका क्रिटिकल लोड को यहाँ सप्लाई मिलेगा। तो ये इसको ऑफलाइन यूपीएस कहा जाता है। और ये रेक्टिफायर भी मीनवाइल कट हो जाता है। कब कट हो जाता है कि जब आपका इन्वर्टर वर्किंग कर रहा है तो उस वक्त क्योंकि सप्लाई बंद है तो रेक्टिफायर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये इन्वर्टर बैटरी करंट का पाथ रहेगा, बैटरी, इन्वर्टर और क्रिटिकल लोड दो ही। तो देखिए यहाँ पे चेंज ओवर में टाइम लगा, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए कि इन्वर्टर कब रोल में आएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में इन्वर्टर ऑफ है। अब एसी मेन से वो अगर बंद हो गया तो सबसे पहले नॉन क्रिटिकल लोड बंद हो जाएगा। नॉन क्रिटिकल लोड बंद होने के बाद में आपका क्रिटिकल लोड भी बंद हो जाएगा, दोनों बंद होगा। ये ऑफलाइन है, अभी मुझे ऑनलाइन करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे बैटरी को ऑन करना है। रेक्टिफायर भी बंद हो गया क्योंकि चार्जिंग सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जैसे भी बैटरी ऑन होगी, बैटरी में चार्जिंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो इन्वर्टर ऑन होगा और इन्वर्टर से क्रिटिकल लोड। तो ये स्विचिंग ओवर में टाइम लगता है ऑफलाइन यूपीएस में। और फीचर्स ऑफ ऑफलाइन यूपीएस के, लोड कर चेंज ओवर में थोड़ा सा समय लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैनुअल ही, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। इन्वर्टर सिर्फ यहाँ पे कट ऑफ मोड जब चेंज ओवर होता है तभी लोड को सप्लाई करने में यूज होता है। लेकिन जब ऑनलाइन यूपीएस आएगा तो वहाँ इन्वर्टर ऑलरेडी सर्किट में रहेगा और बाहर नहीं निकलेगा। और स्विचिंग के दरमियान लोड दोनों में ट्रांजिस्ट होता है, चेंज होता है, कुछ मिनट्स में के लिए चेंज ओवर वहाँ पे समय लगता है। तो और ऑनलाइन यूपीएस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर ऑलरेडी सर्किट में है और यहाँ पे नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल दोनों लोड है। तो अगर मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में भी यहाँ पे तीनों लाइन में रहेंगे तो ये दोनों में फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में। आप दोनों का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो 7 मैथ्स के लिए।
मैंने कोशिश की दोस्तों कि आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी हेल्प हो। आई होप आप समझ पाओगे और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।